का हमारा विषय रणजीत सिंह एवं आंग्ल सिख संबंध होगा। मुगल शासकों के अत्याचार के खिलाफ सिखों के 10वें तथा अंतिम गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को एकता के सूत्र में बांधा तथा धर्म को सैनिक शक्ति के रूप में परिणत कर दिया। अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब, पेशावर, मुल्तान, कश्मीर, सिंध प्रांत मुगलों से छीन लिए, लेकिन वे स्थायी रूप से इन पर अपना अधिकार स्थापित नहीं कर पाए और पंजाब में राजनीतिक अस्थिरता फैल गई, जिससे सिखों को अपने छोटे छोटे राज्य स्थापित करने का अवसर प्राप्त हुआ और संपूर्ण पंजाब 12 छोटे छोटे राज्य में विभाजित हो गया। ये सिख राज्य उस समय मिस्ल के नाम से जाने जाते थे। प्रत्येक मिस्ल एक दूसरे से स्वतंत्र एवं अलग थे। कालांतर में रणजीत सिंह ने इन सिख मिसलों को एक शक्ति के रूप में संगठित कर दिया। रणजीत सिंह की प्रारंभिक काल की बात हम करें तो इनका जन्म 2 नवंबर 1780 में एक जाट परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम महासिंह था और वे सुकरचकिया मिस्ल के मुखिया थे। इनकी माँ राजकौर थी, जो जिंद के शासक गणपति सिंह की पुत्री थी। 12 वर्ष की आयु में इनके पिता की मृत्यु हो गई। तभी इनकी माता राजकौर ने इन्हें सिंहासन पर बिठाकर स्वयं इनकी संरक्षिका बन गई। ये ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, किंतु बहुत वीर पुरुष थे और युवावस्था में इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इन्होंने अफ़गानिस्तान के अमीर जमान शाह का जब पंजाब पर आक्रमण हुआ तो उसमें सहयोग दिया और उसके बदले में रणजीत सिंह को उसने लाहौर पर अधिकार करने का मौका दिया। 1805 तक उसने अमृतसर में भंगी मिस्ल और उसने अमृतसर को भंगी मिस्ल से छीन लिया तथा पंजाब की राजनीतिक राजधानी लाहौर और धार्मिक राजधानी अमृतसर दोनों ही रणजीत सिंह के अधिकार में आ गई। रणजीत सिंह अंग्रेज़ों के साथ बहुत ज़्यादा, क्योंकि रणजीत सिंह का उद्देश्य अपने राज्य का विस्तार करके पंजाब को एकता प्रदान करना था, वे अंग्रेज़ों से बहुत ज़्यादा सरोकार नहीं रखना चाहते थे और किसी प्रकार का झगड़ा उनसे मोल नहीं लेना चाहते थे। 1806 में रणजीत सिंह ने नाभा, जिंद आदि राज्यों को अपने अधिकार में ले लिया। 1807 में अम्बाला, थानेश्वर, नारायणगढ़, फिरोजपुर आदि उनके अधिकार में आ गए। इस प्रकार हम देखते हैं कि सतलज के पार तक उनका साम्राज्य स्थापित हो गया। अंग्रेज़ उनकी बढ़ती हुई शक्ति से परेशान हो रहे थे और चूंकि अंग्रेज़ भारत में अपने राज्य की स्थापना कर रहे थे तो वे नहीं चाहते थे कि रणजीत सिंह पंजाब के राज्य से अपनी शक्ति का विस्तार करके उत्तर भारत की तरफ अपना राज्य विस्तार करें। इसलिए वे रणजीत सिंह की शक्ति को अंकुश लगाना चाहते थे। उन्हें ये भी डर था कि रणजीत सिंह फ्रांसीसियों से अंग्रेज़ों के विरोध में कहीं सहायता प्राप्त ना कर लें और वे चाहते थे कि वे सतलज के पार उत्तर भारत की तरफ नहीं आए। इस उद्देश्य से 1808 में लॉर्ड मिंटो ने सर चार्ल्स मेटकाफ को रणजीत सिंह के पास संधि वार्ता के लिए भेजा और रणजीत सिंह ने सोच विचार करके 25 अप्रैल 1809 में अंग्रेज़ों के साथ अमृतसर की संधि करी। ये जो अमृतसर की संधि हुई, इस अमृतसर की संधि के माध्यम से कंपनी ने रणजीत सिंह को सतलज के पूरब तक रोक दिया, यानी सतलज के पूरब की ओर सतलज नदी तक रणजीत सिंह का राज्य हो गया और कंपनी की उत्तर भारत से सतलज नदी तक की सीमा हो गई। अब ये कंपनी ने स्वीकारा था कि वे सतलज पार करके पंजाब के या रणजीत सिंह के राज्य के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे। अंग्रेज़ तथा रणजीत सिंह दोनों ही स्थायी रूप से मित्र बन गए थे और भविष्य में एक दूसरे का सहयोग देने की उन्होंने बात करी थी। तो हम देखते हैं कि अंग्रेज़ों के साथ रणजीत सिंह ने एक तरह से मित्रता की संधि करी थी, जिससे दोनों अपने अपने राज्यों में अपनी शक्ति का विस्तार कर सके।
1818 में रंजीत सिंह ने मुल्तान के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। 1819 में उन्होंने कश्मीर के ऊपर अपना अधिकार स्थापित किया। 1823 में पेशावर उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। और इस तरीके से हम देखते हैं कि संपूर्ण पंजाब के साथ साथ उन्होंने अपने साम्राज्य का केवल पंजाब में ही नहीं, आसपास के क्षेत्रों में भी अपना साम्राज्य का विस्तार कर लिया था। 1839 में उनकी मृत्यु हुई। उनकी मृत्यु के काफ़ी समय बाद तक भी जो शासक थे पंजाब के, वो उनको याद करते रहे और उनके योगदान को सराहते रहे। फिर हम देखते हैं कि 1845 तक 39 के बाद 1845 के बीच में जो सिख सेना थी उसने अपनी शक्ति बढ़ा ली थी। और रंजीत सिंह के बाद कोई ऐसा नेता उनको नहीं मिला जो पंजाब के इन जो विभिन्न मिसल थी या पंजाब की सेना जो थी उसको कंट्रोल कर सके। तो सेना सर्वशक्तिशाली हो गई और अंग्रेज़ों और सिखों के बीच में युद्ध हुआ। 1845 से लेकर 1846 के मध्य प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ। इसके कारणों की हम चर्चा करें तो हम देखते हैं कि रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद सेना अनुशासनहीन और अव्यवस्थाकारी हो गई थी और उन्होंने संपूर्ण पंजाब पर अपना कंट्रोल स्थापित कर लिया था। दूसरी तरफ राजा दिलीप सिंह जो कि गद्दी पर बैठे थे, उनकी माता जिंदन बहुत ही महत्वाकांक्षी थी क्योंकि दिलीप सिंह एक अल्पवयस्क थे और उनकी संरक्षिका के रूप में उनकी माता कार्य कर रही थी। वे अत्यंत महत्वाकांक्षी थी, साथ ही षड्यंत्रकारी भी थी। तो ऐसे में सेना और उनके बीच में तनाव उत्पन्न हो गया। वे सेना के चुंगल से निकलकर अंग्रेज़ों का सहयोग चाहने की चेष्टा कर रही थी। एक और कारण जो कि इस युद्ध का नज़र आता है वो ये कि अंग्रेज़ों का जब अफ़गानों के साथ प्रथम अफ़गान युद्ध हुआ उस समय उन्होंने अपने साम्राज्य की सीमा पर बहुत बड़ी सेना एकत्रित कर रखी थी और उनकी सेना में वो लगातार वृद्धि कर रहे थे। परिणाम स्वरूप सिखों का राज्य जो कि जुड़ा हुआ था, उन्हें अंग्रेज़ों की बढ़ती हुई सेना से तनाव उत्पन्न हुआ और सिख सेना जो थी वो अंग्रेज़ों के विरोध में अपनी आवाज़ उठाने लगी। एक और कारण जो इस युद्ध का नज़र आता है वो ये कि सिख साम्राज्य की जो कुछ प्रमुख पदाधिकारी थे वे अंग्रेज़ों के साथ गुप्त पत्र व्यवहार कर रहे थे और वे सिखों की क्या सैनिक कार्यवाहियाँ हैं, उनकी क्या युद्ध नीति है, उन सब के बारे में अंग्रेज़ों को जानकारियाँ भेज रहे थे। तो इधर अंग्रेज़ जो थे अब सिखों की बढ़ती हुई शक्ति को कंट्रोल करने के लिए, युद्ध करने के लिए उनका प्रोत्साहन उन्हें प्राप्त हो रहा था क्योंकि वो संपर्क में थे कुछ पदाधिकारियों के। रानी जिंदन ने भी सिख सेना को अंग्रेज़ों के विरोध में भड़का रखा था और वो चाहती थी कि अंग्रेज़ी कंट्रोल जो है वो ख़त्म हो जाए जिससे कि सिखों की शक्ति पुनः बढ़ जाए। तो इन सब कारणों के साथ हम देखते हैं प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की तैयारी हुई और फिर जो घटनाक्रम हुआ उसमें दिसंबर 1845 में सिख सेना ने सतलज नदी को पार कर अंग्रेज़ों के ऊपर आक्रमण किया और ये जो पहला आक्रमण हुआ वो मुदगी नामक स्थान पर हुआ जिसमें सिख सेनाओं के विश्वासघात के कारण सिखों की हार हो गई। 21 दिसंबर को दूसरा युद्ध हुआ, इसमें भी सिखों की हार हुई और तीसरा और अंतिम युद्ध जो था वो सुबराव के मैदान में हुआ। इसमें सिखों की आपसी फूट और विश्वासघात के कारण हार हो गई। तो हम देखते हैं कि जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध था उसमें अंग्रेज़ विजयी हुए। सिख हालांकि बहुत वीरता से लड़े लेकिन अंग्रेज़ों की जो अपार शक्ति थी उसका वो सामना नहीं कर पाए। इनके कुछ सेना नायकों का जो विश्वासघात था उसकी वजह से भी इन्हें पराजय का मुख देखना पड़ा। कुछ सिख रियासतें अंग्रेज़ों के साथ मिल चुकी थीं। 1 मार्च 1846 को दोनों पक्षों के बीच में लाहौर की संधि हुई और इस संधि की जो शर्तें थी उसमें दिलीप सिंह को पंजाब का राजा माना गया और उनकी माता जिंदन को उनकी संरक्षिका मान लिया गया। अंग्रेज़ों ने कहा कि वे सिख राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन दिलीप सिंह की रक्षा के लिए उन्होंने लाहौर में एक ब्रिटिश सेना रख दी। दूसरी तरफ सतलुज नदी के बाईं ओर का सब क्षेत्र अंग्रेज़ों ने अपने अधिकार में ले लिया और सतलुज व व्यास के मध्य का इलाका और कांगड़ा प्रदेश
इस सारे इस एरिया में सम्मिलित थे, यानी ये महत्वपूर्ण क्षेत्र अंग्रेज़ों ने अपने राज्य में सम्मिलित कर लिए। युद्ध के हर्जाने के रूप में अंग्रेज़ों ने 1.5 करोड़ रुपयों की मांग करी। सिखों के पास इतना पैसा नहीं था, तो उन्होंने कश्मीर की रियासत को डोगरा राजा गुलाब सिंह को 75 लाख में बेच के वह पैसा अंग्रेज़ों को दिया। दूसरी तरफ गुलाब सिंह ने अंग्रेज़ों की अधीनता स्वीकार कर ली, यानी अंग्रेज़ों ने पैसा भी प्राप्त कर लिया और कश्मीर को के शासक को भी अपने अधीन कर लिया। सिख सेना की संख्या को घटाकर 30,000 घुड़सवार व पैदल निश्चित कर दी गई। फिर सिखों ने वचन दिया कि वे बिना कंपनी के आज्ञा के किसी भी विदेशी को अपने राज्य में नौकरी नहीं देंगे। पंजाब में सिख सेना को अफ़गान युद्ध जो हो रहा था उसके लिए मार्ग देने की बात को स्वीकार लिया गया था और सर लॉरेंस को लाहौर के अंदर यानी लाहौर दरबार में रेजिडेंट नियुक्त किया गया। लाहौर की ये संधि जो थी ये अस्थायी सिद्ध हुई क्योंकि इसकी शर्तें इस प्रकार की थी। माता जो राजमाता थी जिंदन और लाल सिंह कश्मीर के ऊपर विद्रोह कश्मीर को जो अंग्रेज़ों ने अपने कब्ज़े में किया था उसे उन्हें स्वीकार्य नहीं था, तो अंग्रेज़ों ने राजमाता के ऊपर और लाल सिंह जो कि एक अधिकारी था उसके ऊपर विद्रोह का आरोप लगाकर उन्हें पदच्युत करके 16 दिसंबर 1846 को पुनः एक और संधि भैरोवाल की संधि सिखों के साथ करी और इस संधि के अनुसार उन्होंने पंजाब का प्रशासन चलाने के लिए अपने 8 समर्थकों की एक संरक्षण समिति बनाई जिसका अध्यक्ष लॉरेंस को बनाया गया। यानी कुल मिलाकर प्रशासन अब अंग्रेज़ों के हाथ में आ गया था। एक अंग्रेज़ी सेना लाहौर में रखी गई जिसके व्यय के लिए 22 लाख रुपया वार्षिक दरबार को देना निश्चित कर दिया गया। लाल सिंह को बंदी बना लिया गया। जिंदन को 1.5 लाख रुपया वार्षिक पेंशन देके बनारस भेज दिया गया। तो हम देखते हैं कि प्रथम युद्ध के बाद ही अंग्रेज़ों ने करीब करीब पूरी तरह से सिख राज्य को अपने अधिकार में ले लिया था। 1848 से 1849 के बीच में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ। इस युद्ध के कारणों की हम चर्चा करें तो सबसे पहली बात तो जो पूर्व में की गई संधि थी वो सिखों को अस्वीकार्य हो रही थी। दूसरा, सिखों की पराजय के कारण उनके विश्वासघाती सेना नायक थे, तो वे हृदय से अपनी शक्ति को समाप्त होते स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। यानी सिख सेना जो थी उसे ये बात स्वीकार्य नहीं थी। फिर अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को कुछ सुविधाएं दी जिससे कि सिख नाराज़ हो गए और आंतरिक शासन में रेजिडेंट हस्तक्षेप करने लगा था। फिर हम देखते हैं कि 1848 में डलहौजी ने साम्राज्यवादी नीति का पालन किया और इस नीति का पालन करते ही उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया जिसमें उसने पंजाब को अंग्रेज़ी राज्य में सम्मिलित करने का निश्चय कर लिया था। तो ये उसकी विस्तारवादी नीति जो थी ये आंग्ल सिख युद्ध का एक अवश्याम्बी संघर्ष का कारण बनी। लॉर्ड डलहौजी ने सिखों को पूरी तरह से दबाने का निश्चय किया। तो 16 नवंबर 1848 में जनरल गफ के नेतृत्व में उसने एक सेना रावी पार रामनगर पर भेजी जहां सिखों के साथ युद्ध हुआ। ये युद्ध अनिर्णायक रहा। इसके पश्चात जनवरी 1839 में चिलियांवाला और गुजरात में भयंकर संघर्ष हुआ। गुजरात के संघर्ष में सर चार्ल्स नेपियर ने अंग्रेज़ों को जीत दिलाई। लॉर्ड डलहौजी ने 29 मार्च 1849 को घोषणा करी जिसके द्वारा संपूर्ण पंजाब पर अंग्रेज़ी अधिकार स्थापित हो गया, यानी संपूर्ण पंजाब अंग्रेज़ी राज्य में विलय कर लिया गया। महाराजा दिलीप सिंह को 50,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन दी गई और उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया जहां उन्हें ईसाईयत धर्म को स्वीकार कर लिया। तो हम देखते हैं इस तरीके से जगत प्रसिद्ध तो हम देखते हैं कि इस तरह से सिख राज्य जो था वो पूरी तरीके से अंग्रेज़ों के राज्य में विलित हो गया। यहाँ एक बात की और चर्चा करेंगे कि कोहिनूर का जो हीरा था
वो सिखों से लेकर अंग्रेज़ों ने क्वीन विक्टोरिया को भेज दिया। तो पंजाब का विलय अंग्रेज़ी साम्राज्य की जो प्राकृतिक सीमा थी उसको समाप्त किया और अब सिख राज्य जो था वो शक्तिहीन हो गया।